हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और इस तरीके से हम यूनिट 4 पे पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। और यूनिट 4 जो हमारा है वो है इन्वायरमेंटल जियो साइंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि अर्थ का जो हमारे ओरिजिन हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट्स, वो आपका 4506 मिलियन ईयर ईगो है। इसको आप बिलियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस टाइम पे आपका अर्थ और प्लैनेट की फॉर्मेशन हुआ था, मतलब पूरी तरीके से। फिर 4510 पे आपका क्या हुआ था, मून फॉर्म हुआ था। फिर ये जो एरिया क्या कहते हैं एरा चल रहा था आपका, ये हेडियन एरा था। 4000 मिलियन ईयर एगो तक आपका ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो पाई गई है वो इसके एविडेंसेस पाए जाते हैं। फिर 3.8 बिलियन ईयर एगो एविडेंसेस ऑफ इरोजन बाय वाटर, इसके प्रूफ मिले, आपके एविडेंस मिले। ये जियोलॉजिकल जो टाइम साइकिल है ये सब प्रूफ पे बेस है। और इसमें आप जो बेहतर बुक है वो प्रेफर कर सकते हैं कि पेशेंस सीवर की बुक है अंडरस्टैंडिंग अर्थ, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉसिल एंड प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये आर्कियन टाइम आपका चल रहा है। फिर आपका क्या कहते हैं कि 2700 मिलियन ईगो पे आपका स्टार्ट ऑफ राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। फिर इसी तरीके से आप पूरा स्केलिंग देखते जाएंगे कि फिर आपका हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोइक जोइक एरा आपका आता है। फिर जिसमें आपकी क्या कहते हैं कि जब फेनोरोजोइक एरा आता है तो उसमें आपकी बिग बैंग थ्योरी जो आपकी इवोल्यूशन की बात करती है। फिर अर्लीस्ट लैंड मेमल्स, फिर आपका 125 मिलियन ईगो पे अर्लीस्ट फ्लावरिंग प्लांट मिलता है। फिर 5 मिलियन ईयर्स ईगो पे फर्स्ट ह्यूमनाइट्स मिलते हैं। और आपका 0.5 मिलियन ईगो पे आपका फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ और स्पीसीज यानी होमो सैपियंस मिलती है। फ्यूचर की स्केलिंग अभी होती रहेगी, आप तो अब वो इवोल्यूशनरी बेस पे है। फिर उसके बाद हम जियो साइंस की जब भी बात करते हैं तो ये बात होती है कि आपके अर्थ पे कभी कभी देखते होंगे कि वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामीज़ आती हैं, मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी हो गई और आपके बॉडी के बाहर कभी आपको फीवर आना और कभी आपको सर दर्द होना या फिर जो भी चीज़ें आपको बीमारियां होती हैं वो आपके मार्फोलॉजिकल यानी बाहरी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं, उसका असर दिखता है। उसी तरीके से अर्थ के सरफेस पे चीज़ें दिखती हैं। तो आपके शरीर के अंदर की जो भी बीमारी है उसको जानने के लिए आप अपने बॉडी के अंदर की चीज़ों को पता करना कि कहाँ से ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, एक्सरे करवाते हो, सिटी स्कैन करवाते हो। सेम इसी तरीके से हमें अर्थ के बारे में भी जानने के लिए, अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, अर्थ का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए कि और दिन पर दिन जो चेंजेस होते रहते हैं, जो हैज़ार्ड्स आते रहते हैं नेचुरल, उसको समझने के लिए हमें अर्थ के अंदर होने वाली सारी गतिविधियों को समझना होगा, वो भी बेहतर तरीके से। तो उसके पास हमारे लिए तो डायरेक्ट ड्रिलिंग मेथड होना चाहिए कि हम ड्रिल कर लें, लेकिन 6371 किलोमीटर की ड्रिलिंग करना इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो साइंटिस्टों ने हमारे यहाँ एक सीस्मोलॉजी जो स्टडी करते हैं उसमें हम सीस्मोलॉजी के थ्रू जो सीस्मिक वेव होती हैं, यानी आपकी जो वेव्स, आप PSL वेव्स आप इसको मान सकते हैं। और यही होती है मेनली, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सीस्मिक वेव होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव्स जो होती हैं आपकी वो P और S वेव होती हैं। P वेव जो होती है आपकी वो फास्टेस्ट होती है, फर्स्ट अराइव करती है आपके अर्थ पे और ट्रेवल सॉलिड रॉक और हर जगह वो मूव करती है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, हर जगह। अब पुश एंड पुल रॉकिंग पे जो उसका मेथड होता है, पुश करना फिर पुल करना, इस पे वो वर्क करती है, इस पे उसकी मूवमेंट होती है। और इसको कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं, P वेव्स को। आप ध्यान से सुनना, एक इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट आप पढ़ो। मैं आपको बस एक तरीके से ये जो वीडियोस चल रही है VS20 की, ये आपको एक क्या कहते हैं कि क्यूरियोसिटी और एक फ्रेम डेवलप करना है आपके अंदर टॉपिक्स से रिलेटेड। फिर S वेव क्या है कि सेकेंड बॉडी वेव्स होती हैं आपकी, इनको बोला जाता है स्लोअर देन P वेव, यानी प्राइमरी वेव्स होती हैं और ये मूव करती हैं ओनली सॉलिड में। तो इसी के थ्रू हमें अर्थ के ज़्यादा, मतलब P और S यानी बॉडी वेव के थ्रू ही हमें मेनली जो पता चला अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, वो
पी और एस वेव, या फिर कह सकते हैं हम बॉडी वेव्स के बारे में। फिर आपकी सरफेस वेव आती है जो ट्रेवल क्रस्ट और लोअर फ्रीक्वेंसी, इसकी जो होती है वो बॉडी वेव से इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है और क्रस्ट के थ्रू करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये क्या कहते हैं इनको, एक लव वेव या फिर एल वेव यानी लव वेव और आर वेव यानी रिले वेव बोलते हैं। लव वेव्स जो होती है इनका नेम जो था ये AEH, एक साइंटिस्ट थे जियोलॉजिस्ट, उनका नाम था AEH लव, तो उन्होंने इसको सर्च किया था, तो उन्हीं के नाम पे इनका इस वेव का नाम लव वेव हुआ। ये फास्टेस्ट सरफेस वेव होती है और मूव द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड करती है। फिर उसके बाद रिले वेव्स होती है आपकी, जो अदर दैन काइंड ऑफ सरफेस वेव होती है। इन्होंने जॉन विलियम साहब ने इसको सर्च किया था, और फिर वो ये जो होती हैं रोलिंग के थ्रू मूव करती है अक्रॉस के थ्रू। ये जो होती है अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, ये सबसे कहते हैं क्या कहा जाता है कि कैटास्ट्रॉफिक होती है, यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल ये दोनों तरफ से मूव करती है। शेकिंग फेल्ट फ्रॉम अर्थ के इज ड्यू टू, जो शेकिंग होती है वो ड्यू टू द किसके थ्रू होती है, आर वेव यानी रिले वेव के थ्रू होती है। फिर ये आपका जो अर्थ है, सॉरी ये वोल्केनिक लैंड फॉर्म है, वोल्केनो हो गया आपका। उसी तरीके से अर्थ के अंदर आपके ऑब्वियस सी बात है, जब मैग्मा लावा निकलता है, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको देखना, इसमें क्वेश्चंस भी आए हैं। इतना हिंट दे दे रहा हूँ कि एक गैस के साथ होता है, एक गैस जब बाहर आएगा तो जब गैसेस रिलीज हो जाएंगी तो वो उसमें गैसेस नहीं होंगी। यही डिफरेंस होता है कि एक विथ गैस होता है, विथआउट गैसेस होता है। अब इसमें आइडेंटिफाई करो हु इज़ द लावा एंड हु इज़ द मैग्मा, व्हाट इज़ द मैग्मा। फिर उसके बाद इसमें आप देखोगे कि दुनिया भर के जो इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक्सट्रूसिव होता है एक वोल्केनिक स्ट्रक्चर, एक इंट्रूसिव होता है। उसमें इंट्रूसिव में आपका सिल हो गया, लैकोलिथ है, डाइक है, स्टॉक है, बैथोलिथ है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जो लावा प्लेटू हो गया, सिंडर कोन क्या होता है, लावा मिस्का क्या हो, कंपोजिट वोल्केनो, वोल्केनिक नेक जो होती है आपकी, ये सारी चीज़ें पूरा वोल्केनो को डिफ़ाइन करता है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये पता चला है कि हमें कि सीज़मिक वेव, जो वर्ड्स डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जो मीन्स है जिसका अर्थक्वेक, और ये जब रिकॉर्ड की गई तो कॉल्ड सीस्मोमीटर में इसको रिकॉर्ड किया गया। एंड जियोलॉजिस्ट इसको लोकेट करें अर्थक्वेक, हाँ तो इसमें फोकस, एपिसेंटर, इन सब चीज़ों को भी आपको जानना ज़रूरी है, इसको भी देखिएगा। and also to make a picture of earth inner working much as doctor use ultrasound and CAT scan यानी CT scan to image the inside your body, ये सब चीज़ें जानने के लिए। अब आप इमेज में देखिए कि किस तरीके से, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड की जो इमेज है उसमें देखिए कि वेव मूव कर रही है। मैं थोड़ा इसको आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। हाँ, इसमें देखिए आप इमेज में कि हाँ पी वेव्स सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, वेव स्पीड है। लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर देखिए कि पी वेव जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो बनी है ये पी वेव्स। फिर उसके बाद आपकी एस वेव हो गई जिसकी वेलोसिटी उस पर कम है, और डेंसिटी के इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे आप, ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। डेंसिटी ये है ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो डेंसिटी में पी वेव की वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर एस वेव की वेलोसिटी लिक्विड में 0 है, नो एस वेव इन आउटर कोर। ये तो हमें बाद में पता चला कि आउटर कोर जैसी चीज़ें, अदरवाइज़ हम क्रस्ट मेंटल कोर जानते थे, सारी सॉलिड चीज़ें हैं। लेकिन जब एस वेव एक ऐसे पार्ट में डिसअपियर हो गई और फिर से जाके अपीयर हुई तो हमें पता चला कि नहीं, अर्थ के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो कि लिक्विड पार्ट है, वो है आउटर कोर का पार्ट। फिर ये क्या कहते हैं, इसी तरीके से आप मूवमेंट देख सकते हो इसका। ओके, फिर देखो कि 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। पहले स्ट्रक्चर्स देखो, इसको सियाल, सीमा और निफे, 3 बेसिस पे आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। सियाल यानी क्रस्ट का पार्ट जो होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम का पार्ट इसमें ज़्यादा होते हैं। मेंटल में आपका सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम के पार्ट, फिर आपका कोर यानी निकिल और फेरस के पार्ट हो गए, ये आपके ज़्यादा। फिर आप इसमें स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि ऑक्सीजन 46% है आपका, सिलिकॉन जो है वो 28% है, फिर एल्युमिनियम है। इसी तरीके से मेंटल में ऑक्सीजन 44, फिर सिलिकॉन, फिर आउटर कोर में आपका आयरन ज़्यादा है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी हैं, ऑक्सीजन 5% है, लेकिन इनर कोर में आपका ऑक्सीजन नहीं है। अब दूसरी इमेज में आप क्या समझ रहे हो, दूसरी इमेज में 2 तरीके की क्रस्ट दी गई है। क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक तो ओशियनिक क्रस्ट।
ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा है, यानी वो उससे ज़्यादा भारी होगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ को आप प्रेस करोगे तो उसके पार्टिकल क्या कहते हैं, पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में प्रेस होंगे, दबेंगे, जिससे उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर तो वाटर का भार जो होता है वो पूरे ओशियन का सब बहुत ज़्यादा होता है। एक तरीके से आप लॉजिकल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है उसका 3.0 है। फिर इनको बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है आगे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अभी से मैं क्यों बताऊं। फिर से वही पार्ट हो गया ये अच्छे से, आयरन का पार्ट, फिर आयरन 85%, फिर ऑक्सीजन का पार्ट, ये क्या कहते हैं, डायग्राम में उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर आता है आपका तीनों पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर के पार्ट आते हैं। देखो, क्रस्ट का जो पार्ट होता है वो 0 से 35 किलोमीटर तक का पार्ट होता है, और इसमें दो क्रस्ट डिवाइड किए गए हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी जब आप ऊपर की तरफ से मूव करते जाओगे अपर क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसी चीज़ें आएंगी जो उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करेंगी। यानी आप जिस स्पीड से कोई चीज़ चल रहे हो फिर वहाँ से अपना चेंज कर दो, वहाँ का उसका स्ट्रक्चर सारी चीज़ें सेम हो जाए, तो वो होती है डिसकंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना। तो वो जो होती है उसको कोनॉट डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट का पार्ट आता है जिसकी एवरेज थिकनेस हो गई आपकी 35 किलोमीटर। अपर क्रस्ट में पी वेव की वेलोसिटी 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड यानी है ज़्यादा, ठीक ठाक है। फिर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट होती है, एक तो हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फिर एक ओशियनिक क्रस्ट जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थोड़ी देर पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी एवरेज रॉक डेंसिटी 2.8 के करीब हमने बात की थी। एवरेज थिकनेस 35 to 450 किलोमीटर। फिर फेल्सिक कंपोजिशन होता है, यानी इसमें फेरस और सिलिका की कंपोजिशन होते हैं। एवरेज टाइप जो रॉक होती है वो ग्रेनाइट की होती है, और ग्रेनाइट जो होता है आपका वो अब जानो कि हल्का होता है या भारी होता है कंपैरिजन टू किसके, बेसाल्ट के। बेसाल्ट जो होती है वो ओशियनिक क्रस्ट की होती है। ओशियनिक क्रस्ट यानी अंडरलाइन द ओशियन बेसिन। ये फिर आपकी हो गई इसकी डेंसिटी 3, मैंने अभी बताया था, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज थिकनेस इसकी 7 to 10 किलोमीटर, कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, गहरा होता है समुद्र। तो फिर इसकी मैफिक कंपोजिशन यानी मैग्नीशियम और फेरस की। एवरेज रॉक टाइप बेसाल्ट या गैब्रो हो गया। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है हल्की है कंपैरिजन टू ओशियनिक क्रस्ट, यानी ओशियनिक क्रस्ट भारी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की है, यानी ग्रेनाइट हल्का है और बेसाल्ट या गैब्रो भारी है कंपैरिजन टू एक दूसरे के। फिर आपका वही बात हो गई। फिर आता है आपका कि थोड़े सा जैसे ही नीचे आएंगे आप, फिर उसमें आपको एक पार्ट मेंटल का मिलेगा जो कि 35 से 2900 किलोमीटर तक का पार्ट होता है, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल का पार्ट। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल का पार्ट, अपर मेंटल जो है आपका 35 to 700 किलोमीटर है, लोअर मेंटल का पार्ट जो है 700 to 2900 किलोमीटर है। फिर जो मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो है आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये जो लोअर बाउंड्री होती है, सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरविक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसको याद रखना। मार्क्ड बाय द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ पी सिस्मिक वेव। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल यानी दोनों मेंटल जो हैं आपके वो सेपरेट किए जाते हैं किससे, किस डिसकंटिन्यूटी से, रिपैटी डिसकंटिन्यूटी से। तो आप जैसे ही लोअर क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे आते जाते हो तो आपको एक सेमी सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक आप कील ले लो, फिर उसको उसके चारों तरफ चॉकलेट लगा दो, मेल्टिंग चॉकलेट, मेल्ट हुआ चॉकलेट, तो आप उसको इमेजिन करो कि जो मेल्ट चॉकलेट है वो कील का ही पिघला हुआ पार्ट है। तो उसमें कुछ ऊपर से एक तो कंप्रेशन होने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है, तो कुछ उसमें रेडियो एक्टिविटी भी बढ़ती है, उस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उस पार्ट में 35 किलोमीटर से नीचे और मेंटल का 70 किलोमीटर का पार्ट, यानी टोटल 100 किलोमीटर पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है वो कुछ लिथोस्फीयर बोला जाता है। लेकिन उसमें का जो 70 किलोमीटर का पार्ट होता है, जो सेमी सॉलिड का पार्ट होता है, वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह उसी पे आपकी जो प्लेटें होती हैं वो मूव करती हैं धीरे धीरे, उसको बोला जाता है आपको एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो मीन्स होता है वीक, तो वो वीक होती है, उसको दुर्बलता मंडल हिंदी में बोला जाता है। फिर आपका आता है कोर पार्ट, 2900 किलोमीटर टू 6371 किलोमीटर। कोर पार्ट जो हो गया आपका लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर
से स्टार्ट होकर के 6371 दो पार्ट, आउटर और इनर कोर। पहले इसको पूरा सॉलिड माना जाता था, लेकिन एस वेव की अब्सेंस की वजह से आउटर कोर में और फिर से इनर कोर में दिखने की वजह से माना गया आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। आउटर कोर और लोअर मेंटल यानी मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग पाई जाती है, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यानी दोनों कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर ये क्या होता है कि जो आपका इनर कोर है वो बहुत तेज़ी से मूव करता है, मूव नहीं कर रहा, उसके चारों तरफ जो मूव कर रहा है वो है आपका ये क्या कहते हैं आउटर कोर, जो एकदम लिक्विड पार्ट है। किस चीज़ का? निकिल और फेरस का। हाई टेम्परेचर में बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा है और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको जियो डायनेमो या जियो मैग्नेटिक जैसा कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसको आप सर्च कर लेना। इसी से पैलियो मैग्नेटिज्म और बाकी चीज़ों की पोल्स का फॉर्मेशन जैसी चीज़ें होती है। पोलर वांडरिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसको इसीलिए बोला जाता है अर्थ को, अब कोर इनर कोर को, प्लैनेट विद इन अ प्लैनेट, यानी एक प्लैनेट के अंदर प्लैनेट। ओके, फिर आप आते हैं इस पे। देखिए आप जब कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें देखो कंपोजिशन से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इस वजह से मैंने बात किया। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अ होल अर्थ की जब बात करेंगे तो आयरन 35% है, ऑक्सीजन 30% है। और जब सिर्फ क्रस्ट की बात करेंगे आप तो ऑक्सीजन 46 है और सिलिकॉन 28% है। बाकी चीज़ें आप कंपोजिशन देख सकते हैं। फिर वही बात हो गई क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपका मास की बात हो गई कि कौन सा ज़्यादा मास कवर कर रहा है। तो मेंटल जो होता है वो टोटल अर्थ का 67.1% ऑफ अर्थ मास को कवर कर रहा है, और क्रस्ट है सिर्फ 0.4%। बाकी जो अर्थ का मास कवर कर रहा है वो लिक्विड इन क्या कहते हैं आपका आयरन कोर हो गया, जो 30.8%, और फिर 1.7% आपका इनर कोर हो गया आपका। मतलब आपका क्रस्ट जो है सिर्फ एक छिलका है सेब के ऊपर का, एक कह सकते हो। बाकी जो पार्ट मेन है पूरा वो आपका मेंटल और कोर का पार्ट है। तो मैक्सिमम जो पार्ट कवर कर रहा है वो है मेंटल पार्ट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इससे को भी आप देख लो। टोटल हमारे यहाँ बोला जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है इसको। ओशियन आपका जो है 96.5%, फिर फ्रेश वाटर 2.5% आपका हो गया। उस 2.5% में आपका ग्लेशियर और आइस कैप में आपका सबसे ज़्यादा है फ्रेश वाटर। क्वेश्चंस इससे भी आए हुए हैं 68.6%। फिर बाकी 30.1% ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर आपका 1.3%। और सरफेस वाटर में फिर आप जब देखेंगे तो आपका आइस एंड स्नो में 73.1% कवर हो गया, लेक्स में 21%। बाकी चीज़ें एटमॉस्फेरिक वाटर, बायोलॉजिकल वाटर, रिवर, स्वैम्प्स एंड द मार्शेस एंड सॉइल मॉइस्चर्स चीज़ें कवर की जा रही हैं। इसको आप अच्छे से देखिए। फिर जो हमारे यहाँ जो थ्योरी आती है वो होती है प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक मीन्स होता है कारपेंटरी करना, बढ़ई जैसा काम जो काटता छांटता है। उसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक जो चीज़ें हमारे अर्थ को शेप देती रहती है, कहीं पे पहाड़ कहीं पे गड्ढा जैसी चीज़ों को फॉर्म जो करता है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग वो प्लेट टेक्टोनिक जैसी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। फिर आप हम पहला ये कहा जाता था कि पूरा का पूरा अर्थ जो है वो कॉन्टिनेंट एक पार्ट था। तो बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं, उनको डिस्कस किया जाए। पहले जो होता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा ये बताया गया है कि मूवमेंट हुआ। इनको कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करना हैज़ बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे एडवर्ड स्विस। उन्होंने क्या कहा कि सम ऑफ द पीस ऑफ द पजल एंड पोस्टुलेट दैट द प्रेजेंट डे साउदर्न कॉन्टिनेंट हैड वंस फॉर्म अ सिंगल जेंट, यानी बहुत बड़ा, कॉल्ड गोंडवाना लैंड। फिर ओके 1915 में वेगनर साहब आए, जिनकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे हु वाज रिकवरिंग फ्रॉम द वंड सफर इन अ वर्ल्ड वार फर्स्ट। उन्होंने एक बुक लिखी ऑन द ब्रेकअप एंड ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, in which he laid out remarkable similarly geologic feature on a opposite side of Atlantic. वेगनर ने क्या कहा कि सुपर कॉन्टिनेंट विच इज कॉल्ड एज अ पैंजिया, ग्रीक वर्ड क्या हुआ कि सारे के सारा जो लैंड्स है उनको पैंजिया, द ब्रोकअप इनटू अ कॉन्टिनेंट एज वी नो देम टुडे, जैसा हम आज उनको प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं वो ब्रोकअप हुई। उनको पैंजिया थी पहले, फिर वो ब्रोकअप हुआ।
लेकिन फिर उनकी हाइपोथेसिस में क्या हुआ, अबाउट हिज हाइपोथेसिस अबाउट हाउ फास्ट दे आर वर मूविंग, किस स्पीड से वो मूव किए, व्हाट फोर्सेस वर पुशिंग देम, कौन सा फोर्स उन्हें पुश किया, अक्रॉस अ सरफेस टर्न आउट टू बी रॉन्ग, एज वी विल सी द दोज एरर रिड्यूस इन क्रेडिबिलिटी एमंग अदर साइंटिस्ट। इसी वजह से वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनकी इस थ्योरी की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी घट गई, कम हो गई। फिर आपकी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो वर्ड में थोड़ा सा हो गया है। इसमें 1928 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे आर्थर होम्स, उन्होंने प्रपोज किया दी कन्वेक्शन करंट जैसी चीज़ें, कि हमारे अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शन करंट, जैसे आप पानी उबालते हो तो हीट अप होता है, तो नीचे गर्म हवा ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाकर ठंडी होती है, फिर वो नीचे बैठती है, फिर नीचे आती है तो गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है, इसी तरीके से करंट फॉर्म होता है। उसी तरीके से अर्थ में भी ऐसी कन्वेक्शन चीज़ें चलती रहती हैं। Holmes proposed that the convection current dragged the two halves of the original continent apart, with the consequent mountain building in the front where the current is sending, and the ocean floor development on the side of the gap where the current are ascending। वो एक तरीके से प्लेट को इधर उधर घुमाती हैं, जिसमें ट्रेंच का फॉर्म होता है, जिसमें आपका माउंटेन्स के फॉर्मेशन होते हैं। Convincing evidence emerged from the extensive exploration of the sea floor after World War II, the mapping of the undersea mid-Atlantic ridge, and the discovery of the deep crackline valley or rift running down its, ये देखिए जो इमेज दी गई है आपकी मैपिंग वाली इमेज, मिड एटलांटिक ओशियन रिज की इसको सर्च किया गया था उस टाइम पे। हाँ, ये रिज है, ये किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यानी मूवमेंट तो है कुछ न कुछ, इसकी वजह से ये डिफ़ाइन किया गया था। फिर हेनरी हेस साहब ने आया था, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एंड रॉबर्ट डिटच ऑफ द स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी से थे। प्रपोज दैट द क्रस्ट सेपरेट अलॉन्ग द रिफ्ट एंड मिड ओशियनी रिज एंड दैट न्यू सी फ्लोर form upwelling of the hot new crust into these crack. The new sea floor actually the top of newly created, जो शिप हो रहा है एक्चुअली क्या है, न्यूली क्रिएटेड, जो ऊपर का पार्ट है न्यूली क्रिएटेड लिथोस्फीयर सेपरेट लेटरली अवे फ्रॉम द रिफ्ट एंड इज रिप्लेस्ड बाई इवन न्यूयर क्रस्ट इन अ कॉन्टिन्यूटिंग प्रोसेस ऑफ द प्लेट क्रिएशन। इसी तरीके से प्लेट का क्रिएशन होता रहता है। ये देखिए जो एन है न्यू की सेकेंडरी, फिर उसी तरीके मूव हुए सबडक्शन जोन में घुसते जाते हैं, फिर उसके बाद वो मेल्ट होकर के लावा के थ्रू ऊपर भी आ सकते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, नई प्लेट का फॉर्मेशन होना और पुरानी प्लेटों का इसी तरीके से मूव होती रहती है। फिर आपका क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स इंटरेक्शन एट प्लेट बाउंड्रीज काजेस वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड अर्थक्वेक। पॉइंट है द प्लेट्स आर इन अ मोशन, ओके, मूविंग अवे फ्रॉम रिच एंड टूअर्ड ट्रेंचेस, ठीक। प्लेट डिसेंड इनटू द मेंटल बिलो ट्रेंचेस इन अ सबडक्शन जोन, देख लो उस तरफ है, ये ऊपर वाली इमेज के राइट हैंड साइड में। ओशियनिक लिथोस्फीयर इज अ कंटिन्यूअली created and destroyed. Continental lithosphere can not be destroyed, but continents can be subdivided and assembled into supercontinents. Okay? 3 टाइप्स की बाउंड्री प्लेटें हो गई आपकी जो मूवमेंट होती हैं, 3 टाइप्स की बाउंड्रीज मूवमेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में प्लेट्स मूव अपार्ट, न्यू लिथोस्फीयर इज क्रिएटेड। फिर प्लेट एरिया क्या होगा, बढ़ेगा इसमें। कन्वर्जेंट में क्या है, plates come together and one is recycled back them into the mantle, plate area decreases। plates are slide horizontally, slide साइड में होती हैं एकदम ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए घिसते हुए चलती हैं एक दूसरे को, पास्ट ईच अदर, प्लेट एरिया रिमेंस कांस्टेंट। ओके, अब इसमें देखो कौन कौन सी मूवें आपकी डाइवर्जेंट हैं, कौन सी कन्वर्जेंट है। जो रेड करके दी गई है वो अपोजिट साइड में जा रही हैं, वो आपकी डाइवर्जेंट है। ब्लू कलर की पास में आ रही है वो कन्वर्जेंट है। येलो कलर की आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो इंडिया की देख लो आप, वही समझ में आ जाएगा। जो अर्थ का जो इंडिया और हिमालयन रीजन का पार्ट है, यानी यूरेशिया प्लेट और आपके इंडियन प्लेट, ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे के क्या हैं,
एक दूसरे से कन्वर्जेंट पे हैं, यानी मूव कर रही है, वो उधर से आ रही है यूरेशिया प्लेट और ये इंडियन प्लेट उधर से जा रही है, इसलिए हिमालय का पार्ट पड़ता है, नेपाल में भूकंप आते हैं इसी वजह से। बाकी आपकी अरेबियन प्लेट जो है वो एक दूसरे की ट्रांसफॉर्म पार्ट में है इंडिया के। इंडियन प्लेट जो है वो भी उसके ट्रांसफॉर्म पार्ट क्या कहते हैं पार्ट में है। इसकी मूवमेंट की वजह से यूरेशियन की इधर का इंडो बर्मा रीजन का, मेमांग रीजन का पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म सीजन में है। बाकी सारी मैप में आप ध्यान से अगर देखना चाहो तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो कौन सा डाइवर्जेंट कौन सा कन्वर्जेंट कहाँ पे कैसा है। फिर आपकी ओशियनिक प्लेट सेपरेशन आपका आ गया। इसमें आप देखोगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया आपका और यूरेशिया प्लेट हो गया, ये डाइवर्जेंट पार्ट में है। रिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग अलोंग अ नैरो जोन हैव क्रिएटेड मिड एटलांटिक रीजन, यहीं पे हो रहा है फॉर्मेशन, क्योंकि अंदर का लावा ऊपर साइड आ रहा है तो बढ़ रहा है ना एरिया एक दूसरे से। एंड मिड ओशियनिक माउंटेन चेन वेयर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक आर कंसंट्रेटेड, यानी यहीं पे ओरिंग्स ऑफ फायर जैसी चीज़ें पाई जा रही हैं। ये इमेज में आप देख लो किस तरीके से मेंटल लिथोस्फीयर में सबडक्शन जोन में अंदर जा रहा है, मैग्मा फिर क्रिएट हो रहा है, मैग्मा मूविंग अपवर्ड जा रहा है, मैग्मा लिथोस्फीयर से होते ऊपर जा रहा है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर जा कर के फिर से वो वोल्केनिक एरप्शन होगा, फिर से बाहर निकल आएगा लावा, और फिर लावा निकलने की वजह से माउंटेन, मैंने आंसर दे दिया देख लेना आप लोग, फोल्डेड एंड सेडिमेंट्री ओशियन क्रस्ट, फिर उसके बाद इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद आपका ओशियनिक प्लेट सेपरेशन, कॉन्टिनेंटल प्लेट सेपरेशन हो गया आपका, सेम अफ्रीकन और सोमाली सब प्लेट में देखो आप, फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट में देखो किस तरीके से मैं एक दूसरे में घुसती जा रही है। पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट सबडक्शन जोन फॉर्म कर रही है, क्या कहते हैं पैसिफिक प्लेट जो है आपकी, और मैरियाना ट्रेंच जैसी चीज़ें, या मैरियाना आइलैंड, एक तरफ आइलैंड और ट्रेंच नीचे जाने की वजह से ट्रेंच, और उसकी ऊपर उठने की वजह से यहाँ पे जो वोल्केनो है वो आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं आपके। फिर आपका ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट, ओशियन एडीज़ हो गया, एडीज़ पावर जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हो गया। ये आपका पेरू चिली, यानी ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब हैं तो ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर चली जाती है, ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है। फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट में इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जो एवरेस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसी वजह से भूकंप आ रहा है देख लो। और जो ये प्लेट है नीचे जा रही है वो ऊपर उठती जा रही है, तो इंडिया ऑब्वियस ही बात है लैंड कम होता जा रहा है ना कुछ, ये नेपाल का पार्ट कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों की, जैसे आपका हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जियोग्राफिक विंड, कोरियोलिस फोर्स जैसी चीज़ों का। वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी लेके आता हूँ मैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, पढ़ाई करते रहिए।